नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। अपने हिस्ट्री फाउंडेशन सीरीज में अभी तक हमने मेगालिथिक कल्चर्स के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे अगर टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये पीरियड है 600 से लेके 200 BCE तक का। इसे डिफरेंट तरीके से समझा जा सकता है। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक्स को अगर पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं, तो कई बार इसे एज ऑफ महाजनपद के नाम से जाना जाता है। कई बार इसे आर्कियोलॉजिकली या इकोनॉमिक अगर हम हिस्ट्री से देखते हैं तो इसे सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया के तौर पे कहा जाता है। बहुत सारे अगर हम फिलोसफिकल तरीके से देखिए तो इसे एज ऑफ रिनंसिएशन के तौर पर भी देखा जाता है कि इस टाइम पे कई सारी ऐसे पॉपुलर बिलीव्स, ऐसी विचारधाराओं का उदय हुआ जिसमें कि हमें रिनंसिएटरी यानी कि एक संन्यास, एक मोक्ष के तरफ जाने का एक हमें पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे हमें ऐसे भी मार्कर्स देखने को मिलते हैं जो कि इसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से हमें समझाने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग कई बार इसे प्री मौर्यन के नाम से भी पढ़ाते हैं। कुछ टेक्स्ट बुक्स में प्री मौर्यन एज भी कहा जाता है। मगधन अंपायर के एज से भी जाना जाता है। तो बहुत ही वास्ट और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। ठीक है, यही वो टाइम पीरियड भी है जब हमें अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं इस हिस्टोरिकल पीरियड के दौरान, इस टाइमलाइन के दौरान, जो कि हमें देखने को मिलता है। इसलिए इसे जनरलाइज करने के लिए इन सारी चीजों को एक पर्टिकुलर तरीके से, एक हिस्टोरिकल कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट में इसे समझना पड़ता है, तो हम इसे कहते हैं अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। अब क्या है हिस्टोरिकल पीरियड? अर्ली का मतलब तो आप समझ सकते हैं, यानी कि जहां से बहुत ही फर्स्ट इनिशियल फेज, जहां से स्टार्टिंग हो रहा है। हिस्टोरिकल फेज तो बेसिकली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसमें हमें तीन कंसेप्ट, तीन फ्रेमवर्क में हम इसे पढ़ते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? जहां पर हमें कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमें कोई किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंसेस जो है वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, यानी कि जितना स्टोन एज होता है, चैल्कोलिथिक फेज तक होता है, हमें किसी भी प्रकार के रिटन एविडेंसेस नहीं। हम पूरा का पूरा जो इस पीरियड को समझते हैं वो होता है आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे। चाहे पॉटरी मिले, ह्यूमंस के स्केलेटन मिले, कोई हमें मॉन्यूमेंट मिला, कोई हमें कहीं पे रिमेन्स मिले, साइट का हमने एक्सकवेशन किया, हमें रिमेन्स मिलते हैं, तो इसे कैटेगराइज किया जाता है प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, राइटिंग तो है, रिटन एविडेंसेस तो हैं, पर अभी तक हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। नॉट डिसाइफर, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी तक हम उनके स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं कि आखिर वो क्या कन्वे करते हैं। जो भी है वो एक स्पेकुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, हिस्ट्री या फिर हिस्टोरिकल पीरियड जो होता है, सबसे इसका मार्कर होता है कि हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी हैं और हम उनके टेक्स्ट और लैंग्वेज को समझ सकते हैं, उस लैंग्वेज को हम पढ़ पा रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन डिराइव कर पा रहे हैं कि आखिर वो टेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दे रहे थे, किस प्रकार के इंफॉर्मेशंस को दे रहे थे, ये सब कुछ हमें समझ में आता है। तो यही जो पार्ट है ये अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड, यानी कि इस हिस्टोरिकल पीरियड का, यानी कि रिटन एविडेंसेस का हमें जो सबसे इनिशियल फेज जो होता है वो हमें इस पीरियड के दौरान दिखाई देता है, जिसे हम 600 से लेके 200 BCE तक में इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसे कहा जाता है अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं उसे लिख लो। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अर्ली हिस्टोरिक पीरियड इन नॉर्थ इंडिया। अब ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि साउथ इंडिया में जब हम इसी हिस्टोरिकल पीरियड को देखते हैं तो नए मेथड्स रिसर्च के हिसाब से इसे 4th सेंचुरी बीसीई में कहा जाता है। हम आगे जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तब हम वहीं से शुरुआत करेंगे अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड को। याद रखना ये जो टाइमलाइन है जो 600 बीसी से दिया जा रहा है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये नॉर्थ इंडिया में एप्लीकेबल है। ठीक है, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फीचर्स को नहीं दिखाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस टाइम पे जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस, इस टाइम पे जो इकोनॉमिक जो सोशल प्रोसेसेस हो रहे थे वो हमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइंड देखने को मिलते हैं। ये पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस इवोल्यूशन चल रहा है जिसमें कुछ हमें फीचर्स जो है वो हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो एक हम समझ के तौर पर समझने का कोशिश करते हैं, एक हिस्टोरिकल पीरियड के हिसाब से समझ करते हैं, तो नॉर्थ इंडिया में 600 बीसी ही है और साउथ इंडिया में ये 4th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, थ्री इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स cities, states and writing। तो ये तीन चीज जो है इस टाइम पर उभर के आते हैं और इनका ह्यूज इंपैक्ट है इस टाइम पर हमें। इसीलिए जब सिटीज ये फिर से उभर के आते हैं इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन। जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें भी हमें सिटीज का इमर्जेंस देखने को मिला, हमें राइटिंग का इमर्जेंस देखने को मिला वहां पे। ऑल्दो मुझे डिसाइफर नहीं कर पाए लेकिन हमें ये सारी चीजें देखने को मिलता है। वहां पर जो स्टेट, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो स्टेट का जो कंसेप्ट है वो हमें प्रॉपर तरीके से हम उसे डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं कि क्या वहां पे स्टेट था या नहीं था, था तो कैसा था, नहीं था तो फिर तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें स्टेट्स के पूरा का पूरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन, उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उससे एसोसिएटेड डायनेस्टी, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनका पैटर्न ऑफ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, सो इस तरीके से डिफरेंसेस भी है फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन और सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन, ये भी पॉइंट याद रखना। इसे हम इकोनॉमिकली सेकंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन कहते हैं। सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन आर्कियोलॉजिकली इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलता है। एक है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसे NBPW कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड इमर्जेंस ऑफ कॉइनेज या फिर मॉनेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन होता है। और जब मॉनेटरी सिस्टम का इमर्जेंस हो पाया तभी एक टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ होगा, और जब टैक्सेशन का स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है तभी स्टेट का इमर्जेंस है, वरना स्टेट सर्वाइव कैसे करेगा। ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकली याद रखना है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इससे पहले जो है ये एक प्रकार का पॉटरी है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये पॉटरी है, पहले ये हमें देखने को नहीं मिलता है, टाइम के साथ इवोल्यूशन के साथ में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये एक साइंटिफिक अचीवमेंट के तौर पे भी आएगा, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है उसको भी हमें समझना है, पढ़ेंगे हम इसे अपने चैप्टर में। आर्कियोलॉजिकल मार्कर में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और
फिलोसॉफिकली हमें क्या देखने को मिलता है? राइज ऑफ रिनंसिएटरी ट्रेडिशंस, जैसे आजीविका, अर्ली बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब सोचने वाला पॉइंट एक इसमें ये है कि एक तरफ सिटीज का, राइटिंग का, स्टेट्स का इमर्जेंस हो रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी जो है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हो रही है, कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रिनंसिएटरी ट्रेडिशंस का भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यानी कि यहाँ से लोग परेशान भी हो रहे हैं और इन सारे चीजों से अपने आप को मुक्त भी करना चाहते हैं, इन सारे चीजों से हटना चाहते हैं। तो ये, और प्रेजेंट टाइम में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा जब हम मटेरियलिस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में हम चीजों से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आएगा कि आखिर क्यों जब इतना ज्यादा अगर अर्बनाइजेशन होता है तो रिनंसिएटरी ट्रेडिशंस का भी, या ये जो सोच है इंसान के अंदर, जो इमोशंस है, रिलीजन का जो इमर्जेंस हुआ है, जितने भी पॉपुलर बिलीफ्स एंड आइडियाज हैं, ये कोई अपने आप में खोखला प्रोसेस नहीं है। ये बताता है कि ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है, यूं ही नहीं इवॉल्व हो गया कि किसी ने आके भगवान बना दिया, किसी ने ये सब कंसेप्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप उस अदर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं या नहीं बिलीव करते हैं, आस्तिक या नास्तिक होना आप सभी का अपना इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन जब हम हिस्ट्री में इसे एक स्टूडेंट की तरह जब पढ़ते हैं, जब हम समझते हैं, एक स्टूडेंट की तरह समझते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ प्रोसेस है, आइसोलेशन में चीजें इमर्ज नहीं हो रहा है, बल्कि एक दूसरे हर चीज जो इमर्ज हो रहा है उसका एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं रिलेशन है और उसे हमें समझना पड़ता है। ठीक है, आउटराइटली हम किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करते। तो ये 5 इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं जो कि हमें इस पीरियड में देखने को मिलेगा, और यही है जिसे कि हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। आप तो जब भी ये पीरियड आए तो आपके दिमाग में ये 5 पॉइंट आ जाने चाहिए कि अच्छा ठीक है, हम इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हमें इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ना कैसे है। मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम जीएस फाउंडेशन को करेंगे तो एक फ्रेमवर्क, एक माइंड मैप अगर हमें मिल जाता है तो ये चीज हमारा आसान हो जाता है। तो इसका जो फ्रेमवर्क रहेगा कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है या किस तरीके से पढ़ना है, उसे एक बार देख लो। ठीक है, 4 कैटेगरी में हम इसे पढ़ेंगे और इसी तरीके से एग्जाम्स में इससे जो है क्वेश्चंस इन्हीं 4 फॉर्मेट्स में से पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इसका सोर्सेस। चूंकि रिटन और आर्कियोलॉजिकल दोनों हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं तो इसलिए इसका ज़्यादा रेलेवेंस इंक्रीज कर जाता है। खास करके इसमें जो रिटन एविडेंसेस जो हमें टेक्स्ट देखने को मिल जाते हैं, कई प्रकार के टेक्स्ट आ जाते हैं, तो टेक्स्ट का नाम, टेक्स्ट का कैटेगराइजेशन, टेक्स्ट के ऑथर, कई बार यूपीएससी ने पूछा हुआ, ये यूपीएससी का फेवरेट डोमेन है कि वो सोर्सेस में खास करके जब रिटन सोर्सेस होता है तो किस प्रकार का टेक्स्ट है, किसने लिखा है, किसके टाइम में कंपोज किया गया, अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है। या अदर स्टेट पीसीएस में जाएं या फिर कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो उसमें ये क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कैटेगरी है, रिटन है और आर्कियोलॉजिकल है। ठीक है, फिर आ जाता है पॉलिटिकल पार्ट का। इसमें जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस होते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? महाजनपद को पढ़ना है, महाजनपद हैं, गण और संघ हैं, ये वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं, राइज ऑफ मगध है और
पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन। ठीक है, फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक पार्ट पर। सॉरी, ये 4 नहीं होगा, बल्कि इसे हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक में तो पहले के कंपैरिजन में हमें एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ट्रेड देखने को मिलेगा, ट्रेडिंग क्लास किस तरीके से सरप्लस, कोई टैक्सेशन स्ट्रक्चर था या नहीं था, कॉइनेज देखने को मिलता है हमें इस टाइम पीरियड पे। तो ये सारे के सारे चीजें जो हैं इसमें हमें देखना पड़ेगा। और जो इनके साथ में जो पूरा जो ट्रेडिंग क्लास जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब इतना सारा चीज हो रहा है तो क्या कुछ एक्सक्लूसिव लोग जुड़े हुए थे इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक प्रोडक्शन के साथ में, तो वो हमें पढ़ना है। अभी सिर्फ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिमाग में रखो, आगे जैसे जैसे हम टॉपिक में जाएंगे चीजें क्लियर होते जाएगा। अब आ जाते हैं फिर सोशल में। सोशल में वर्ण का क्या डेवलपमेंट होता है, जाति का में क्या डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल, इसमें मेन और वुमेन, मेन एंड वुमेन, खास करके वुमेन। फिर इसमें आ जाता है जो वर्ण में अगर हम देखते हैं तो लोअर वर्ण वालों का क्या प्रोग्रेस होता है, फर्दर उनके साथ में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। और सोसाइटी में जो ब्राह्मणिकल प्रोग्रेस होता है, ब्राह्मणिकल प्रोग्रेस या ब्राह्मणाइजेशन होता है, उसके फीचर्स को हमें देखना, पढ़ना और समझना है। ब्राह्मणिकल प्रोग्रेस के, सोसाइटी में ब्राह्मणिकल प्रोग्रेस के फीचर्स, तो ये सारा का सारा पैटर्न रहेगा। और जो लास्ट पॉइंट है, 5वें पॉइंट को मैं यहां पर लिख रहा हूं, वो है रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीव्स, जिसमें कि बेसिकली हमें 3 पॉइंट को, चीजों को पढ़ना पड़ता है। आजीविका, अर्ली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो ये यहाँ उस टाइम के रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस में हमें देखने को ये चीजें मिलेगा। ठीक है, साथ साथ में ब्राह्मणिकल में भी क्या क्या प्रोग्रेस होते हैं वो भी हमें देखने को मिल जाएगा। पर उसका जो मेजर जो ब्राह्मणिकल आइडियाज का जो रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमें मेजर कहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन सोसाइटी के लेवल पे देखने को मिलेगा। ये थोड़े से अलग इसमें ट्रेडिशंस उभर कर आते हैं, ये इन्हें पढ़ना है। तो ये 5 डायमेंशंस हैं जिसमें कि हमें इस पूरे के पूरे पीरियड को पढ़ना समझना है। और इन्हीं से पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं, चाहे वो पीटी से रिलेटेड हो या फिर मेन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सोर्सेस में रिटन सोर्सेस को कवर करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में इसे नोट डाउन कर लो। सबसे पहला है जो आज हम करेंगे वो है रिटन सोर्सेस। ठीक है, रिटन सोर्सेस को बेसिकली हम लोग अगेन 4 कैटेगरी में बांटेंगे। ठीक है,
सबसे पहला है बुद्धिज्म या फिर बुद्धिस्ट सोर्सेस, फिर जैनिज्म, जो जैन धर्म से रिलेटेड जो सोर्सेस हैं जो इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, जो भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट इस टाइम पर कंपोज हुए और वो सोसाइटी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और कुछ हैं ग्रीक एंड लैटिन, या फिर इसे हम फॉरेन सोर्स के तौर पर कहते हैं, फॉरेन सोर्स। ठीक है। बुद्धिज्म में जो हमें लैंग्वेज देखने को मिलता है वो है पाली, जैनिज्म में हमें देखने को मिलता है प्राकृत, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लैंग्वेज है संस्कृत, और फॉरेन सोर्सेस में हमें ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये 4 ब्रॉड फॉर्म में हमें पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाली, प्राकृत, सबसे पहले है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अगर आप सभी ने पहले की क्लासेस को अगर अटेंड किया हुआ है, दो इस सीरीज में मैंने सोर्सेस के ऊपर अभी तक कोई क्लास नहीं लिया हुआ है, लेकिन अगर आप चैनल में जाएंगे और उसके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सोर्सेस के ऊपर मैंने पूरा एक पीपीटी बना करके पूरा का पूरा इसका सीरीज चलाया था, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि हम सोर्सेस को कैसे पढ़ते हैं, और डिटेल तरीके से मैंने पूरा का पूरा, चाहे वो ब्राह्मणिकल हो, जितने भी हमारे इंडियन सोर्सेस हैं, पहले आर्कियोलॉजिकल और उसके बाद में रिटन, उसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से क्या क्या उसके एग्जाम्पल, तो उन सारे चीजों को मैंने कवर किया हुआ है। तो अगर आपको इस क्लास में अगर वो चीज नहीं समझ में अगर आता है तो सबसे पहले आप जाके उन चीजों को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसके सोर्स को उठा के देख लीजिए, उसे समझने के बाद में फिर अगर इस टॉपिक को आके अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और ऐसे भी इतना ये कोई बहुत बड़ा इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप नॉर्मल सा भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो भी आप इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है। फिर भी अगर कोई अगर बिल्कुल ही नहीं अगर समझ पा रहा है तो पहले तो जाके उस प्लेलिस्ट में देखो, नहीं भी समझ में, अगर उसके बाद भी अगर नहीं समझ में अगर आता है तो आप सभी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में आके, या फिर मेरा जो ईमेल आईडी है उसमें आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, मैं आपको क्वेरी कर दूंगा, आपके क्वेरीज का आंसर आपको कर दूंगा। ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बेसिकली हम जब भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसे 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम बांट देते हैं। एक को कहा जाता है कैनोनिकल टेक्स्ट और दूसरा होता है नॉन कैनोनिकल। तो कैनोनिकल टेक्स्ट में क्या होता है, जो भी रिलीजन से रिलेटेड जो आइडियाज होते हैं, उनके जो टीचिंग्स होते हैं, उनके जो प्रीचिंग्स होते हैं, वो हमें कैनोनिकल टेक्स्ट में देखने को मिलता है। ठीक है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो हम कैनोनिकल टेक्स्ट जिसे खास करके जानते हैं, इसे सब कोई जानता है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिपिटक। ठीक है। पाली में जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, त्रिपिटक यानी कि 3 बुक्स। ठीक है। 3 बुक का मतलब ही है कि इसके अंदर में ये 3 बुक को कंप्राइज करता है। क्या क्या है, तो सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। ये 3, सबसे पहला रिलीजन, कोई भी रिलीजन होगा, रिलीजन के बुक्स को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट में अगर हम बुद्धिज्म के बारे में बात करें तो पहला आता है त्रिपिटक, जिसे पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। ये 3 बुक्स को कंप्राइज करता है। ठीक है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इतना समझ में आ गया। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन से आखिर ऐसे जो सोर्सेस हैं जो इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें 2 है, एक है सूत्र पिटक और दूसरा है विनय पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो लेटर पीरियड में इसका हमें के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। कंपोजिशन भी लेटर पीरियड में होता है और जो इंफॉर्मेशन जो ये कन्वे करते हैं वो लेटर पीरियड के बारे, यानी कि इस टाइम पीरियड के बाद में करते हैं। इस टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन हमें इन 2 त्रिपिटक के इन 2 बुक्स में देखने को मिलता है, किसमें, सूत्र पिटक में और विनय पिटक में। ठीक है।
अब सूत पिटक जो है वो भी फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। सूत पिटक भी, इसके भी 5 बुक्स हैं, 5 कलेक्शंस हैं, ठीक है, 5 पार्ट है। तो सूत पिटक के तीनों, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इन्हें क्या कहा जाता है, इनके जो फर्दर जो बुक्स हैं, इनको जो डिवीजन किया गया है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ईच इज फर्दर डिवाइडेड इन निकाय, ठीक है। तो इनका जो फर्दर डिवीजन जो होता है, जो पांच जो बुक्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, निकाय। क्या क्या है, जैसे दिग् निकाय, मध्यमा निकाय, ठीक है, संयुक्त निकाय, अंगुतारा निकाय और खुद्दक निकाय। तो ये जो 4 हैं, याद रखना, ये 4 जो हैं, ये इस पीरियड में कंपोज किए गए थे, ये फिर से लेटर पीरियड में होता है। तो सूत पिटक के 5 बुक्स में से 4 बुक्स का जो कंपोजिशन जो है वो इस पीरियड में होता है, वो इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। खुद्दक जो है वो लेटर पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो जातक जो है वो इसी का पार्ट है। बुद्धिज्म में हम जो जातक स्टोरीज जो पढ़ते हैं वो इसी का पार्ट है, याद रखना, अपने पॉइंट पे नोट डाउन करते हुए चलो। विनय पिटक जो है पूरा, ऑल ऑफ दिस पीरियड। तो इस तरह से यहां से आपका पीटी का भी क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है। आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि इसमें से आपको सूत पिटक लिख दिया जाएगा, विनय पिटक लिख दिया जाएगा, या फिर सूत पिटक में से, इनमें चारों में से, ये जो 5 टेक्स्ट हैं इनमें से 3 के साथ में 4 ऑप्शन बना दिया जाएगा और इसमें पूछ दिया जाएगा कि अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड में इसमें से कौन से टेक्स्ट है जो कि इसका बिलोंग नहीं करता है, या कंपोजिशन अपने बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते, या इनका कंपोजिशन नहीं है, या सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में से इस टेक्स्ट में से कौन नहीं है। उसमें से आपको याद रखना है कौन कौन सा। त्रिपिटक का सूत पिटक और विनय पिटक जो है वो इस पीरियड से रिलेटेड है। सूत पिटक में भी 5 है, उसमें से दिघा, मध्यमा, संयुक्त, अंगुतारा इस पीरियड से रिलेटेड है। खुद्दक जो है नहीं है, और अभिधम्म और खुद्दक। तो ये जो 2 बुक्स जो हैं, ये खुद्दक और अभिधम्म इस पीरियड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये बात को याद रखना, कौन सा किस पीरियड में फॉल करता है। खास करके क्रोनोलॉजी बेस्ड जब क्वेश्चंस जब आते हैं, यूजीसी नेट में भी इसको पूछा जा सकता है और यूपीएससी में तो पूछा ही जा सकता है, ठीक है। आपको टफ करने के लिए है नहीं एक्चुअली में इतना टफ, लेकिन टफ किया जा सकता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर सही तरीके से ना हो तो, ठीक है। तो इस पॉइंट को पूरा नोट डाउन कर लो। इन बुक्स के कंपोजिशन से इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी पता चलता है, ठीक है, कि ये किस ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में इनका इमर्जेंस हुआ, इनका कंपोजिशन हुआ। ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपोजिशन भी जो है वो हमें दिखाई देता है। तो वो क्या है, मिडिल गंगा वैली, मिडिल गंगा वैली यानी कि आज का मॉडर्न बिहार एंड ईस्टर्न यूपी, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। यहां पर ध्यान रखने का बात है कि इस पीरियड में क्या मैंने कहा, वर्ड क्या यूज किया, कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन का 2 मतलब हो सकता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया में ओरल ट्रेडिशन भी रहा है और रिटेन का भी ट्रेडिशन रहा है। तो इस पीरियड में जो भी हमें चीजों का जो कंपोजिशन जो देखने को मिलता है ये ओरल था। इसे इसका जो ओरल ट्रांसमिशन चल रहा था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो भी चीज किया जाता था। कंपाइलेशन जो होता है यानी कि जो रिटन किया जाता है वो लेटर पीरियड में होता है। हम बुद्धिस्ट सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कॉम्पोजिशन does not suggest always that it was written at the same time, at the same time। तो पहले आइडियाज आते हैं, आइडियाज इवॉल्व करते हैं, फिर आइडियाज को स्प्रेड किया जाता है, फाइनल उसके बाद में उसे एक ऑथेंटिक रूप देने के लिए, एक उसका ऑथेंटिसिटी क्रिएट करने के लिए हम उस चीजों को कंपाइल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अक्सर ये सारे के सारे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं उनमें हमें ये फीचर्स जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस हो। सब पहले अपने ओरल ट्रेडिशन में थे। ओरल ट्रेडिशन के बाद में जब हमें कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, जब डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इमर्ज हो जाते हैं, तो फिर उसे एक ऑथेंटिक पिक्चर बनाने के लिए कि एक्चुअल में जिस इंसान के साथ ये रिलेटेड था उसका ओरिजिनल टीचिंग क्या था, उसके लिए फिर एक फाइनल कॉम्पोजिशन रिटन में अवेलेबल होता है ताकि उस डिस्प्यूट को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो याद रखना, एक पॉइंट नोट डाउन कर लो कि जब यहाँ पर रिटन का बात आया ही है कि इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कब लिखा गया था, तो इट वाज रिटन जॉर्ली त्रिपिटक, जिसे हम कह रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा गया था और किसके रेन के दौरान लिखा गया था। इट वाज रिटन डाउन इन अलुविहारा ड्यूरिंग द रेन ऑफ वत्तागामिनी, यानी कि किंग है, अनुराधापुरा किंगडम। ये कहां पर है? श्रीलंका में, आज के प्रेजेंट टाइम के श्रीलंका में, इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। इन फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में इसे फाइनली राइट डाउन किया गया था। इट वाज रिटन एंड इट वाज फाइनली कोडिफाइड, ठीक है। तो हम बुद्धिस्ट सोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, त्रिपिटक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा याद रखना। कोई भी आपसे किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसा अभी इस बार के अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यूपीएससी ने कम्प्लीटली अपना डिफरेंट पैटर्न कर दिया है, इसलिए हर चीज़ों के अराउंड पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो। फिर है जैन सोर्स या फिर जो जैन टेक्स्ट है, तो इनकी भी जो कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, कैनोनिकल टेक्स्ट हैं जिन्हें कलेक्टिवली नोन एज सिद्धांत
और अगामा, ये इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर भी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में जैसे भागवती सूत्र एंड परिष्ठ पर्वन, आचार्य हेमचंद्र सूरी के द्वारा, आचार्य हेमचंद्र सूरी, ठीक है, इनके ऑथर थे। तो ये जो टेक्स्ट्स हैं ये हमें इस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनके पूरे के पूरे जो कैनोनिकल टेक्स्ट है जिसे कि सिद्धांत और अगामा कहा जाता है। अगेन आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो सोर्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको सब कुछ समझाया हुआ है। और नॉन कैनोनिकल में हमें भागवती सूत्र या परिष्ठ पर्वन जैसे टेक्स्ट जो हैं वो इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्रॉडली जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है उसे हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति का मतलब होता है हर्ड, स्मृति का मतलब होता है रिमेंबर्ड। श्रुति में जैसे जितने भी वेद होते हैं, जितने भी वेदास हैं और उनके संहिता, अरण्यक, ब्राह्मणास और जो उपनिषद होते हैं उन्हें श्रुति के कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब इट वाज नॉट, इसे रिवील किया था, इट वाज रिवील्ड बाय द डिवाइन टू सम एक्सक्लूसिव पर्सन, और उस एक्सक्लूसिव नॉलेज को लेने के लिए पर्टिकुलर उसमें एक दिखाया गया कि उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए आपको भी एक पर्टिकुलर पर्सन होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझा रहा हूं मैं, अभी समझते जाओ। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को ब्रॉड कैटेगरी में हम श्रुति में बांटते हैं। श्रुति का मतलब क्या होता है? टू हर्ड। इसमें वेद और उसके जो पूरे जो पार्ट्स आते हैं हम उसको में कैटेगराइज करते हैं। स्मृति होता है, ये फर्दर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का उस वैदिक ट्रेडिशन का एडिशन आता है जिसमें समझाने के लिए और भी उसे गहराई से उसमें और उसके फर्दर ब्रांचेस इवॉल्व होते हैं। ये टेक्स्ट होता है रिमेम्बर्ड, यानी कि याद करते हैं, याद करके आप ओरली इसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। तो इसमें इसके जो फर्दर जो डिविजन्स होते हैं, जिसके जो टाइप है, तो वो है वेदांग, पुराण और एपिक्स। एपिक्स में क्या हो जाएगा? रामायण एंड महाभारत आ जाता है। पुराण में हमें क्या देखने को मिलता है? डायनेस्टिक हिस्ट्री देखने को मिलता है, यानी कि राजाओं के परिवारों के बारे में डायनेस्टिक हिस्ट्री देखने को मिलता है। और वेदांग क्या है? ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट होते हैं, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट फॉर वेद, कि कैसे हमें वेद को पढ़ना है, कैसे हमें वेद का यूज करना है। तो ये जो वेदांग है ये इसके बारे में वेदांग, यानी कि वेद अंग, वेदों के अंग है, ये बताते हैं कि वेद को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, कब पढ़ा जाना चाहिए, किस टोन में पढ़ा जाना चाहिए, क्या उसका उच्चारण करने का तरीका होता है। तो उसके पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन वेद के बारे, इंफॉर्मेशन के बारे में हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो है वेदांग। ठीक है, तो ये जो इसके जो स्मृति का जो फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं, इसमें 3 हमें कैटेगरी देखने को मिलता है। ऐसे तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास 5 हैं। वेदांग है, पुराण है, एपिक्स है, फिर होता है हमारे पास धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र। लेकिन धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र जो है वो बाद के कंपोजिशन में है, इसलिए हम अभी उसे नहीं देख रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे हमें वेदांग, पुराण और एपिक्स जो है वो इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। पुराण डायनेस्टिक हिस्ट्री, एपिक्स रामायण एंड महाभारत, और वेदांग सप्लीमेंट्री टेक्स्ट फॉर वेदा, जो बताते हैं कि वेद को हमें कैसे पढ़ना समझना है। ठीक है, अब
अब इसी वेदांग का जो फर्दर जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र पार्ट ऑफ वेदांग कॉर्पस। कल्प का मतलब क्या होता है? रिचुअल, और रिचुअल से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपको जो मिलेगा रिलेटेड टू रिचुअल्स। तो रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से रिचुअल्स, क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसे होगा, वो हमें कल्प सूत्र में देखने को मिलता है। तो वेद में क्या था? वही था कि सैक्रिफाइस जब आप कंडक्ट करते हैं तो कौन कौन से आपको हिम्स का उच्चारण करना है, तो ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कल्प सूत्र वेदांग कॉर्पस का पार्ट है। अब कल्प सूत्र को फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कल्प सूत्र को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है श्रोता सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। क्या है? कल्प सूत्र के 3 फिर फर्दर डिविजन्स हमें देखने को मिलेंगे। क्या क्या होगा? श्रोता सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। ये सारे जो हैं ये इस टेक्स्ट इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो श्रोता सूत्र क्या है? ये बेसिकली हम किस पे चल रहे थे? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे हम लोग आ चुके थे। ठीक है, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे जो इस पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, तो श्रोता सूत्र डीलिंग विथ sacrificial rituals, dealing with domestic rituals, dealing with धर्म। अब धर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, वर्ण के अकॉर्डिंग आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर एक चाइल्ड हैं तो आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हस्बैंड है तो क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नागरिक हैं तो क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर एक डॉटर हैं, आप अगर एक वाइफ हैं, तो इस तरह से धर्म सूत्र में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। गृह सूत्र, घर में जो परफॉर्म किए जाने वाले जो वैदिक रिचुअल्स हैं, कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, क्या उसका प्रोसेस होगा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन। जो लार्जर, जो बड़े सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें सोशल पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर, स्टेट के साथ में जो एसोसिएटेड जो रिचुअल्स हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। धर्म सूत्र के कई सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, कई सारे पर्सनालिटीज इसके साथ में एसोसिएटेड हैं, जैसे गौतम, अपस्तंभ, बौद्धयान, वशिष्ठ। ठीक है, इसमें से ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 हैं, गौतम, बौद्धयान और वशिष्ठ, ये नॉर्थ इंडिया के पिक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और अपस्तंभ में हमें साउथ इंडिया का भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देने को मिलता है। तो एग्जाम्स में अगर आपसे कभी अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन सा ऐसा धर्म सूत्र है जो कि साउथ इंडिया के साथ में या फिर साउथ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो याद रखना अपस्तंभ होगा। ठीक है, इसे पूरा नोट डाउन कर लो। कल्प सूत्र का कैसे फर्दर डिविजन्स होता है, उसके क्या पार्ट हैं, फिर उसके क्या एग्जाम्पल हैं, याद रखना। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने धर्म के बारे में अलग अलग व्याख्या किया है, और इसी तरीके से जब धर्म का जब अलग अलग तरीके से व्याख्या होने लग जाता है, तो पहले तो धर्म सूत्र होते हैं, और
फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज अपने अपने जोग्राफिकल लोकेशन, अपने सिचुएशन के हिसाब से धर्म को डिफाइन करते हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा जब लार्ज हो जाता है तो फाइनली इसे कंसोलिडेट किया जाता है एक कॉर्पस में, जिसे कि हम धर्म शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो धर्म सूत्र जो है उस टाइम के बाद में इसका एक पार्ट बन जाता है। शुरुआत धर्म सूत्र से होता है, फिर फाइनल जाके कॉम्पोजिशन जो एक लार्जर जो चीज इवॉल्व होके आता है वो हो जाता है धर्मशास्त्र। ठीक है, याद रखना, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है पुराण। तो पुराण क्या है? इंफॉर्मेशन ऑन डायनेस्टिक हिस्ट्री, एपिक्स जो कि रामायण और महाभारत है। ऑल्दो इनका पीरियड ऑफ कंपोजिशन जो है वो लेटर माना जाता है, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री ऑफ आइडियाज and perspectives on religious and cultural practices। ठीक है, इसी पीरियड में एक हमें ग्रामर बुक देखने को मिलता है जो है पाणिनि का अष्टाध्याय। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, पीटी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत ग्रामर, ठीक है। इट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम वैदिक संस्कृत टू क्लासिकल संस्कृत, यानी कि वेद में जो संस्कृत है और आज जो हम संस्कृत जो पढ़ते हैं इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दे आर नॉट सेम। उसे ओल्ड संस्कृत कहा जाता है, इसे न्यू संस्कृत कहा जाता है। पाणिनि जो थे, एज पर इंफॉर्मेशन, वो गांधार रीजन के साथ में एसोसिएटेड थे, गांधार रीजन। और कुछ टेक्स्ट बताते हैं कि ही वॉज एसोसिएटेड विथ नंद किंग ऑफ मगध या फिर पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशंस आपके पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सोर्स है जो कि इस पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अष्टाध्याय कई सारी चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, हम पढ़ेंगे जब हम खास करके इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री में जब आएंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा। इसे पूरा नोट डाउन कर लो।
और लास्ट में है हमारा फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड अकाउंट ऑफ Alexander invasion of India, (26 BCE) and the political situation of Northwest at that time। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, अलेक्जेंडर के इन्वेजन और उस टाइम के क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थे, खास करके नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के। इसमें आपको राइटर्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, राइटर्स के नाम याद रखना पड़ता है, जैसे एरियन, कोटियस, रिफस, डियोडोस, सिसिलस, प्लूटार्क एंड जस्टिन। ये इन्होंने जो टेक्स्ट जो लिखा, इनका कंपोजिशन जो था वो एक्चुअली में बाद में हुआ, लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दिया था वो इस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन से रिलेटेड हमें जो इंफॉर्मेशन जो है वो मिलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये दोनों पॉइंट को याद रखना कि लिखा गया बाद में, लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो कंटेन जो होता है वो आपका इस टाइम पीरियड के बारे में है। ठीक है, तो इस तरह से आज के जो क्लास में हमें जो टॉपिक को कवर करना था वो था जो रिटन सोर्सेस। ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में बढ़ेंगे और ऐसे करते एक एक करते हुए पूरे टॉपिक के जितने भी सब टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डिफिकल्टी है चैप्टर में, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ आपको आंसर देने के लिए। बाकी अदर साथ साथ में जो मेंस का जो आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए, उसके भी क्लासेस आते रहेंगे। तो पैरेलली हम अपने टॉपिक्स को पहले कवर करते हुए चलेंगे और फिर उसके साथ साथ में मेंस का आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, ताकि एक होलसम प्रिपरेशन होते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और रिवाइज करते रहो।